हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 2018 में प्रक्रिया शुरू हुई। 2021 आ चुका है। मुख्य बिंदु परिणाम आ गया है। अपना परिणाम आने के बाद में परिणाम जो है वो बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो छोड़ गया है पूरे सिस्टम पे, पूरी प्रक्रिया पे, उम्मीदों पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे साथी जो आज हताश हो रखे हैं उनको कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही। उनको लुभावने वादे किए जा रहे हैं। एक से एक देखिए लोग हमारे देश में खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं कि आप ये क्या आप बता रहे हैं, आप क्यों बता रहे हैं ऐसा। और कुछ बात की जा रही है कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। देखिए दोस्तों, दिल्ली चलो जो है वो हर मुश्किल का समाधान जो है वो दिल्ली चलो नहीं है। दिल्ली चलो का जो नारा है उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। उसको मतलब उस नारा जो है वो हर हर बात पे वो नारा सही सटीक नहीं बैठता। हमारी बात जो है वो कहने का लोकतंत्र में, हमारी न्यायपालिका में, हमारे संविधान में दूसरे भी हमारे रास्ते हैं, उनको अपनाया जाए। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि मुख्य बिंदु क्या हैं इस भर्ती के, कि जिनके ऊपर ये जो है हम मुद्दा उठा रहे हैं। कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रश्न उठा रहे हैं, गार्जियन प्रश्न उठा रहे हैं। यहाँ तक कि जो कैंडिडेट्स जो है, यहाँ ये भी दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि एक कैंडिडेट जो है वो पॉइंट्स में कुछ मार्क्स से रह गया और वो जो है उसने बहुत ही घातक कदम उठा लिया। मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। संकलनकर्ता BL बिजारनिया, BL सर, मोटिवेशनल गुरु 75 68 21 57 66, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है। अब वर्दी देखिए, ये हमारा जो चैनल है वर्दी को समर्पित है, वर्दी के लिए प्रयासरत है। और कितने ही कैंडिडेट्स जो हैं वो, कितने ही युवा जो है वो हमारे चैनल से जुड़कर वर्दी पा चुके हैं। और ये जो एसएससी जीडी में जो हमारे साथी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गए हैं उनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जो हमारे साथी जो छूट गए हैं, जिसको कहते हैं कि जो छट गए हैं, तो उनको भी हम कहते हैं कि आप हिम्मत नहीं हारिए। जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला ज़रूर है। एक जो छोटा सा दिया जो होता है वो पूरी एक अंधेर गुफा जो होती है उसमें, जिसको कहते हैं कि रोशनी की किरण भर देता है, उम्मीदों की किरण लेकर आता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि ताला है तो चाबी भी है। और जो हमारे साथी अलीगढ़ और उसके एरिया के आसपास के रहने वाले हैं उनको पता है कि चाबी पहले बनती है और ताला बाद में बनता है। तो हर समस्या का समाधान है। बस सोच हमें पॉजिटिव रखनी है, हमें उम्मीदें रखनी है। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या पॉइंट है हमारा, क्या मुद्दा क्या है और किस आधार पर हम आपको कह रहे हैं कि आपको न्यायपालिका की शरण में जाना चाहिए। तो देखिए, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। जो हमारी वर्दी जो है वो, चाहे देखिए होमगार्ड की है, चाहे हमारी आर्मी की है, चाहे हमारे प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी है, वर्दी जो है उसका एक अलग ही नशा है, अलग जुनून है, अलग जज्बा है। वर्दी जॉब नहीं है। वर्दी जो है, जिसको कहते हैं कि एक अपने आप में एक अलग ही शब्द है, जिसके लिए जितनी हम बात करेंगे उतनी ही कम है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि विज्ञापन जारी हुआ अगस्त 2018 में। ज्वाइनिंग तो अभी अपेक्षा की जा रही है कि मार्च 2021 में ज्वाइनिंग होगी, 18 और 3। तो ये कौन सा ऐसा जो सिस्टम है कि जिसमें सिपाही की भर्ती जो है उसमें इतना समय लग रहा है। सिपाही की भर्ती पहले भी होती रही है, 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया हो जाती थी। इंडियन आर्मी की जो भर्ती होती है हमारी, विज्ञापन निकलने के बाद 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये कौन सा सिस्टम है कि इतना समय लग रहा है। अब इस सिस्टम का खामियाजा कौन भुगत रहा है? इस सिस्टम का खामियाजा वो भुगत रहा है, वो युवा भुगत रहा है जो गांव देहात में रहता है, ग्रामीण भारत में रहता है। सुबह 4 बजे उठकर नंगे पांव गांव की पगडंडी पर दौड़ता है। दिन में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ काम भी वो करता है, कुछ आर्थिक क्रियाएं भी उसको करनी होती हैं। उसके ऊपर अपनी फैमिली का बोझ है उसके कंधों पे। किसी युवा के ऊपर अपने पूरा फैमिली, अपने छोटे भाई बहनों, सब की उम्मीदों का बोझ उसके ऊपर है।
जो 17.5 की उम्र में जो भर्ती देखना शुरू करता है वो किसी वजह से भर्ती नहीं हो पा रहा है और वो अब भी ओवरेज हो गया, इस सिस्टम की वजह से ओवरेज हो गया। तो ये सिस्टम क्यों, अब मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन, अब इसमें ये कहा जाएगा कि ऑल इंडिया भर्ती होती है, बड़ी भर्ती होती है। बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती है वो विज्ञापन निकला था जनवरी 2019, जनवरी 2019 में विज्ञापन निकला था और जनवरी 2020 तक लगभग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी। सिर्फ बचा था, तो क्या बचा था, फाइनल रिजल्ट बचा था जो कोरोना की वजह से अटक गया, वरना जनवरी फरवरी में रिजल्ट आ जाता। तो एक साल में जब ये भर्ती पूरी हो सकती है, ट्रेड्समैन भर्ती, कांस्टेबल हैं वो भी, ऑल इंडिया भर्ती हुई, बीएसएफ ने अपना भर्ती किया, जब वो एक साल में हो सकती है तो जीडी वाली क्यों एक साल में नहीं हो सकती। यदि बड़ी भर्ती है तो आपके पास प्रशासनिक अमला जो है वो बड़ा है, आप ज़्यादा फोर्सेस को लगाइए, उसमें ज़्यादा ऑफिसर्स को लगाइए। सबसे बड़ा देखिए हमारा मुद्दा ये है कि भर्ती का जो, जिसको कहते हैं कि जो औचित्य है वो यहाँ पर नहीं पूरा होता नज़र आ रहा है। कि जो युवा फोर्स चाहिए, वो युवा फोर्स, यंग फोर्स जो चाहिए, उसका क्या औचित्य है। एक कैंडिडेट जो उस समय जिसकी आयु जो है 28 वर्ष थी, वो अभी 31 वर्ष का हो जाएगा, वो कैसे अपना फिजिकल करेगा वहाँ पे, वो कैसे एफपीटी करेगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हमारा है यहाँ पे। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, सभी पद क्यों नहीं भरे गए, खाली वैकेंसी। चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि केरल का रिजल्ट जो है माननीय केरला हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार अभी नहीं जारी किया है। ठीक है, केरल का नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वैकेंसी खाली है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, क्यों नहीं फिल किया गया है। चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं कि 23 पद जो हैं वो माननीय उच्च न्यायालय जो हैं, विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के आदेश पर खाली रखे गए, उसके बाद भी वैकेंसी खाली है। नॉर्थ ईस्ट नागालैंड की वैकेंसी खाली है, तो नागालैंड की वैकेंसी जो है वो, उसका क्या होगा। अब वो वैकेंसी खाली है, या दमन दीव की वैकेंसी खाली है, दादरा नगर हवेली की वैकेंसी खाली है, अंडमान की वैकेंसी खाली है, तो उसका क्या होगा। वो सरकार का पूरा खर्चा हो गया, टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो जाया हो गया, भर्ती प्रक्रिया हुई, वैकेंसी खाली रह गई। कुछ राज्यों में जो है युवा जो है वो ताकते रह गए कि मेरा भी नंबर आ जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं कि CAPF जो है, BSF CRPF जो हमारा जिसको बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसमें जो भर्ती होती है वो सहायक कमांडेंट जो है, गजटेड रैंक, जो डायरेक्ट ऑफिसर की भर्ती होती है। सहायक कमांडेंट की भर्ती प्रति वर्ष होती है, प्रति वर्ष होती है। साथ ही इसमें वेटिंग रहती है कि जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करेंगे, जो स्क्रैप वैकेंसी हो जाएगी, उनको अगली भर्ती जब डिक्लेयर होती है उससे पहले एक फाइनल लिस्ट, रिजर्व लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जिसको बोलें कि और आती है, कि जिसमें जो कैंडिडेट पहली लिस्ट में नाम नहीं आया था उनका इसमें आता है। यही प्रक्रिया जो है हमारा सबसे बड़ी भर्ती जो UPSC की भर्ती होती है, जिसमें IAS IPS अफसरों की भर्ती होती है, उसमें ये प्रक्रिया लागू की जाती है। तो अब जब सहायक कमांडेंट की भर्ती प्रतिवर्ष होती है, तो सिपाही की भर्ती में 4 साल क्यों लग जाते हैं, इसके बारे में एक तर्क जो है, हमने जब किसी फोर्स के ऑफिसर से बात किया इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये जो है रिटायरमेंट प्रोसेस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कि जैसे जैसे कांस्टेबल रिटायर होते हैं तो वैसे वैसे जो है नए पद भरे जाएं। तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि क्या सहायक कमांडेंट के जो रैंक के अफसर हैं या जो ऑफिसर रैंक के हैं वो क्या प्रतिवर्ष रिटायर नहीं होते। तो ये जो तर्क है ये हमें जमा नहीं, इसलिए हमने उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जब रिटायरमेंट की बात हो रही है तो क्या सहायक कमांडेंट या उससे ऊपर के ऑफिसर प्रतिवर्ष रिटायर नहीं होते। चलिए आगे चलते हैं। जिन राज्यों की वैकेंसी खाली रह जाती है उसके लिए ऑल इंडिया मेरिट क्यों नहीं बनाई जाती। वर्ष 2011 में, चलिए हम पहले आपको बता दें कि वर्ष 2011 से पहले क्या होता था। वर्ष 2011 से पहले जो था वो BSF CRPF CAPF की सबकी अलग अलग भर्ती होती थी, यानी कि एक साल में एक कैंडिडेट जो था वो 6 भर्तियां देखता था। असम राइफल का अलग होता था, BSF CRPF CISF सबका।
तो एक मुद्दा उठाया गया कि एक कैंडिडेट जो है 6 भर्तियां देखता है, उसको एक फॉर्म भरता है, 1,000 रुपये उसका खर्च हो जाता है, तो 6,000 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो अलग अलग प्रक्रियाएं करता है। और उस समय एक बात और थी दोस्तों कि उस समय जो है फिजिकल के नंबर हुआ करते थे। 50 नंबर का टेस्ट होता था, रिटन टेस्ट। 50 जो था उसमें से 25 का फिजिकल होता था। 1600 मीटर की दौड़ हुआ करती थी, उसमें एक्सीलेंट जो मारता था उसको 25 में से 25 मिलते थे। लंबी कूद, ऊंची कूद भी होती थी। और 25 नंबर जो थे वो बोनस जो थे, जिसमें किसी ने यदि एनसीसी है, आईटीआई है, किसी प्रकार का और कोई उसका डिप्लोमा है, स्पोर्ट्स है उसका, उनके मार्क्स होते थे। तो उसमें जो एनसीसी का तो यहाँ पर कोई औचित्य ही नहीं रहा। एनसीसी का मतलब क्या था? जो हमारे साथी एनसीसी है जिनके पास में, जो एनसीसी स्कूल से ही करते हैं कि मुझे एनसीसी का फ़ायदा मिलेगा, आर्मी में एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाला जो है उसका टेस्ट नहीं होता, तो सीएपीएफ में एनसीसी का फ़ायदा क्यों नहीं दिया जाता? ये भी हमारा डिस्कशन का पॉइंट है। इसको भी चुनौती दी जा सकती है। अब ऑल इंडिया खाली जो वैकेंसी थी उसके लिए 2011 में उसके लिए रिज़र्व लिस्ट निकाला गया था। उसके बाद जो है उसको ऐसा घुमा दिया गया कि उसको जो है वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। उस समय आसाम राइफल और आईटीबीपी का अलग भर्ती हुआ था ऑल इंडिया। उनकी मेरिट 33 पर रही थी। जो खाली वैकेंसी रही उसको ऑल इंडिया मेरिट बना दिया गया। बाद में गृह मंत्रालय ने कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी और जो नक्सल इफेक्टेड जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी वैकेंसी हम दूसरे राज्यों को नहीं देंगे। हम छत्तीसगढ़ की जो खाली वैकेंसी है वो हम राजस्थान को नहीं देंगे। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ की राजस्थान को मत दीजिए, या नॉर्थ ईस्ट की आप मिजोरम की आप उत्तर प्रदेश को मत दीजिए, लेकिन मिजोरम की जो खाली वैकेंसी है, नागालैंड की खाली वैकेंसी है, वो नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं एडजस्ट की जा सकती? ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। आसाम में जो है कैंडिडेट्स अभी मुंह ताकते रह गए हैं और नागालैंड की वैकेंसी खाली रह गई है। कितनी दूरी का फ़र्क है। ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी आप उत्तर प्रदेश को नहीं दे सकते, आप जम्मू कश्मीर की वैकेंसी उत्तर प्रदेश को नहीं दे सकते, आप नक्सल की वैकेंसी नॉर्मल जो दूसरे जो हमारे स्टेट हैं उनको नहीं दे सकते, तो आप नक्सल की नक्सल में एडजस्ट कर दीजिए। ये हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट है। जो बच गई वैकेंसी उसके लिए ऑल इंडिया मेरिट बनाई जाए। देखिए, जब विज्ञापन आया था उस समय कुछ राज्यों में सीआईएसएफ की वैकेंसी नहीं थी। सीआईएसएफ की वैकेंसी बाद में बढ़ाई गई, तो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का अवसर क्यों नहीं दिया गया, जबकि ये बात विज्ञापन में लिखी हुई थी कि मेडिकल के समय पोस्ट प्रेफरेंस करने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस करने का अवसर नहीं दिया गया। जब वैकेंसी सीआईएसएफ की नहीं थी तो कुछ कैंडिडेट्स ने सीआईएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया। अब उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से उनको सीआईएसएफ नहीं मिला कि उनको उनका पोस्ट प्रेफरेंस नहीं था। इस चीज़ को चुनौती दी जा सकती है, माननीय उच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है। ये जो है संवैधानिक जो हमारे प्रावधान है उसके खिलाफ है ये चीज़। अब एक पॉइंट इस भर्ती में देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ कि कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती की सज़ा कैंडिडेट को मिल रही है। देखिए, हमारे देश में जो कंप्यूटर लिटरेसी है इतना नहीं है। जो हमारे जो कांस्टेबलरी है वो गाँव में रहती है। कैंडिडेट्स हमारे गाँव के कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे, उनके पास में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। फॉर्म फिल किया कहाँ से किया? सुविधा केंद्र से किया, ई मित्र से किया, किसी प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर से किया। अब वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उसने इतने सारे फॉर्म भरे कि उसने डॉक्यूमेंट कैंडिडेट्स के लेकर रख लिया और कहा कि ठीक है हम फॉर्म फिल कर देंगे। यहाँ तक कि कुछ कैंडिडेट्स का चॉइस भी कंप्यूटर ऑपरेटर ने ही फिल कर दिया। अब एक कैंडिडेट हमारे पास में उत्तराखंड से जो हैं वो, उनको जो है यूआर कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट हैं, वो उनका जो एज है वो जब फॉर्म फिल किया था उस समय 18 वर्ष 4 माह होता है, लेकिन उन्होंने गलती से कॉलम नंबर 15 जो है, क्या आप आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं, उसमें यस हो गया उनका। तो ये यूआर की कट ऑफ से इनके 4 नंबर ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी ये यूआर की कट ऑफ में नहीं आए, ये आउट हो गए, क्योंकि कॉलम नंबर 15 में इनका यस है और 15(1) जो है उसमें लिखा हुआ है इनका ओबीसी। ये गलती हुई कंप्यूटर ऑपरेटर की। इनको ये गलती अभी तक पकड़ में नहीं आई। इनको ये गलती पकड़ में कब आई? जब रिजल्ट्स निकल गए और यूआर में इनका नाम नहीं आया, और यूआर की कट ऑफ जो है उससे इनके मार्क्स ज़्यादा हैं।
तो इन्होंने जब पता किया कि मेरा क्यों नंबर नहीं आया, तब इनको पता चला कि ये तो इस वजह से नहीं आया। अब ये क्या करें, कहाँ जाएं? बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। अब इनका समाधान जो है वो, यदि ये गलती पहले पकड़ में आ जाती, इनका समाधान हो जाता। डिस्ट्रिक्ट के ऐसे जो है, या नक्सल के, या स्टेट कोड, इस तरह के जो प्रॉब्लम थी, वो माननीय उच्च न्यायालयों में समाधान उसका हो गया। कैंडिडेट जो है उनको मेरिट में भी शामिल कर लिया गया, तो इनका समाधान हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से इनका जो है, जो कहते हैं कि एक मानसिक पीड़ा होगी, पैसा भी खर्च होगा, और जिसको कहते हैं कि एक समाज में जो है एक मजाक भी इनका बन गया कि अब जो है, जो उम्मीद इतनी थी, अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आलोचना करने वाले लोग कि अरे बकवास कर रहा है, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, वेयर इज नहीं है ये, एक्चुअली ये ओवर एज है। थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है ये, कि जो ओवर एज हो गए हमारे साथी कैंडिडेट्स के बारे में क्या विचार किया गया। देखिए, ओवर एज जो हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो 3 साल की इस अवधि में ओवर एज हो गए। तो उनके बारे में कोई ऐसा जो है, इसमें जब लंबा समय भर्ती प्रक्रिया में लग गया, चाहे वो कोरोना की वजह से ही, हम समझ लें कि कोरोना की वजह से कुछ समय लग गया इसमें, तो कोरोना की वजह से लग गया, तो माननीय गृह मंत्री जी को इसमें व्यक्तिगत रूप से इसमें रुचि लेनी चाहिए, और इसमें ऐसा कुछ निर्णय करना चाहिए ताकि हमारे जो ओवर एज होने वाले साथी हैं उनका कुछ फ़ायदा हो सके। अब पहली भर्ती पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही दूसरी भर्ती की तैयारी हो रही है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लग रहा है कि जब ऑलरेडी मेडिकल फिट कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं आपके पास में, हर स्टेट यूटी के वाइज हैं, ठीक है। आप ये कहते हैं कि कुछ स्टेट में पद पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है, कुछ में पूरे नहीं हुए हैं, तो कुछ में जिनमें हो चुके हैं उसमें तो आप एडजस्ट कर दीजिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है यहाँ पे। सहायक कमांडेंट की भर्ती प्रतिवर्ष होती है, और अगली भर्ती आने से पहले वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती है। तो सिपाही की भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं होती? देखिए, सबसे बड़ा हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हमारे मध्य प्रदेश के साथी भी उसमें भर्ती हुए हैं, बिहार के साथी उसमें भर्ती हुए हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो साथी भर्ती हो गए हैं और ज्वाइन कर चुके हैं, वही कैंडिडेट्स एसएससी जीडी में हैं। एसएसबी हेड कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, उसमें कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके, वो फिर मेरिट में आ गए हैं। इसमें बीएसएफ ट्रेड्समैन में कुछ लोग चले गए, वेस्ट बंगाल पुलिस में कुछ चले गए, गुजरात पुलिस में कुछ ज्वाइन कर गए। वेस्ट बंगाल में 2 भर्तियाँ इस दौरान हो चुकी हैं पुलिस की। तो वो कैंडिडेट्स जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, और उनका नाम इस मेरिट में भी आ गया, तो वो जाहिर सी बात है कि वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। अब वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो एक वेटिंग होना चाहिए, ताकि जो हमारे साथी जो है वो छूट रहे हैं, पॉइंट्स में छूट रहे हैं, उनको मौका मिले। ये सबसे बड़ी विसंगति है इसमें, कि सिपाही और अफसर दोनों ही देश के लिए लड़ते हैं, दोनों ही देश के लिए ज़रूरी हैं। सिपाही के बिना अफसर कुछ नहीं कर पाएंगे, और अफसर के बिना सिपाही कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऑफिसर का जो है, सिर्फ इसलिए कि वो ऑफिसर है उसके लिए नियम अलग हैं, और वो सिपाही जो है उसके लिए नियम अलग हैं। ये अंग्रेज़ों वाले नियम अभी हटने चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। जब मेरिट हाई रह रही थी तो एडिशनल कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए क्यों बुलाया गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये हमें पूछ रहे हैं कि सर मैं एडिशनल था तो मुझे क्यों बुलाया गया, मुझे उम्मीदें क्यों बंधवाई गई? ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है कि एडिशनल को क्यों बुलाया गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नियम है वो ये कहता है कि आपको 10 गुना को फिजिकल के लिए बुलाना पड़ेगा। तो वो नियम पूरा करने के लिए ये एडिशनल लिस्ट बनाई गई थी। लेकिन ये भी सब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा देता है सिस्टम पे, कि क्यों उन कैंडिडेट्स को उम्मीद बंधवाई गई। भर्ती 3 साल 4 साल बाद निकलती है, तो इस दौरान ओवर एज होने वाले कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी जाती? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस में आयु सीमा में छूट दी गई है, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो नई भर्ती हमारी आ रही है एसएससी जीडी की, उसमें भी आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। यदि आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती है तो उसको भी चैलेंज किया जाएगा कि दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ दोनों ही गृह मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो है वो एक साथ होती है, सिपाही की भर्ती अलग अलग हो रही है। तो पहली बात तो सिपाही की भी एक साथ होनी चाहिए,
CAPF में ही दिल्ली पुलिस को भी शामिल किया जाए, ताकि जो कैंडिडेट्स जो अलग अलग दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म भर रहे हैं वो बच सकें। एक कैंडिडेट CAPF का भी फॉर्म फिल करता है, दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म फिल करता है। एक फॉर्म फिल करने का मतलब है कि एक कैंडिडेट का 2,000 रुपये उसका खर्च हो जाता है, और भर्ती प्रक्रिया में जाता है तो उसके 20,000 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं पूरी प्रक्रिया खत्म होने तक। उसका मेडिकल होगा, इधर उधर री मेडिकल वाले कैंडिडेट्स हैं वो भटकते रहे वो इधर उधर। तो ये सब क्यों है? क्यों सिस्टम जो है वो इसके ऊपर गौर नहीं कर रहा है? क्यों जो AC में बैठने वाले जो हमारे आला अधिकारी हैं वो इन सब चीज़ों पे विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस में आयु सीमा बढ़ाई गई तो SSC कांस्टेबल GD में भी आयु सीमा बढ़ाई जाए। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी इसका परिणाम नहीं निकला उससे पहले ही नया जो है सब्जबाग दिखाया जा रहा है। इसको तो पहले पूरा कर लीजिए। जब मेडिकल फिट कैंडिडेट्स ऑलरेडी उपलब्ध हैं तो बार बार भर्ती प्रक्रिया करके सरकार का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? सरकारी मशीनरी जो है उसका दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? जो ट्रुप्स हमारे ड्यूटी करें वो एडम ड्यूटी में लग जाते हैं। जो हमारी फोर्स जो है वो हमारे ऑफिसर्स जो हैं उनकी ज़रूरत होती है ड्यूटी में, वो लोग ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें वो लोग आके बैठ जाते हैं। तो ये क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि पहले जो है जब हमारे पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स उपलब्ध हैं तो उनसे ही पूर्ति क्यों ना की जाए? क्योंकि वो लोग, उनकी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं उनकी। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बहुत से राज्यों में इस दौरान पुलिस और दूसरी फोर्सेस की भर्तियां हो गई, उसमें कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया है। इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि खाली पद रह गए हैं, उसका क्या होगा। अब एक देखिए 260 कैंडिडेट्स पर तलवार लटक रही है। 260 कैंडिडेट्स कौन से हैं? विदहेल्ड। अब विदहेल्ड में भी कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनके पास ना तो किसी प्रकार का रिजेक्शन आया, उनके मार्क्स भी कट ऑफ से ज़्यादा हैं और वो मेरिट में भी नहीं आए और थर्ड लिस्ट विदहेल्ड में भी नहीं आए। अब वो लोग जब गए मंडे को गए तो SSC के रीजनल ऑफिस में गए तो वहाँ पर उनको कहा गया कि हमने यहाँ से रिज़ल्ट दिल्ली भेज दिया है, आप दिल्ली जाइए। अब ये बताइए आप मुझे कि आसाम का कैंडिडेट दिल्ली जाएगा, तमिलनाडु का कैंडिडेट दिल्ली जाएगा तो उसका कितना पैसा उसका खर्च होगा? इनके बारे में एक नोटिस SSC के द्वारा जो इनको संतुष्ट कर दिया जाए कि इनको क्यों रोका गया है और इनकी क्या प्रक्रिया चल रही है, सब बता दिया जाए तो ये कैंडिडेट सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब इनकी उम्मीदें जो है वो देखिए धूमिल होती नज़र आ रही हैं कि क्या होगा। ये जब बात करते हैं कहीं तो आपका कुछ नहीं होगा, आपका तो विदहेल्ड है। अरे विदहेल्ड है तो कुछ तो होगा भाई, रोका जाएगा या ज्वाइन दिया जाएगा, क्या होगा? हमें बुलाइए आप हमारा। अब एक कैंडिडेट जो है वो इतना परेशान होकर हमें कॉल कर रहा है कि सर मैं जेन्युइन कैंडिडेट हूँ, मेरा जो है फिंगर मैच नहीं हुआ था, मेरे से 100 पेज का फॉर्म फिल करवाया था, मेरा क्या कसूर है, मैं क्यों किस वजह से मैं अटक रहा हूँ? वो कैंडिडेट यहाँ तक कि ये भी करने के लिए तैयार है, वो कहता है सर मुझे प्रक्रिया बता दीजिए मैं क्या करूँ, मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी मैं तैयार हूँ, मैं किसी भी प्रकार के टेस्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि मैं जेन्युइन कैंडिडेट हूँ, मैंने किसी प्रकार का कोई जो है गलत प्रक्रिया का इस्तेमाल इसमें नहीं किया। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या इस पर ध्यान दिया जाए? प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लग रहा है। आयु सीमा में छूट नहीं लिया गया, उसके बावजूद भी जनरल कैटेगरी में शामिल क्यों नहीं किया गया? ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि OBC के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। आसाम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आसाम के बहुत सारे साथी जो हैं हमें कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी का मार्क्स है। अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे ST के जो कैंडिडेट होते हैं, जैसे तेलंगाना के कैंडिडेट ST कैंडिडेट हैं, उनका हाइट एक्चुअली 169.5 रह गया। तो आयु सीमा में तो आपने छूट नहीं लिया, लेकिन ST में 162.5 हाइट होता है। अब इनका यहाँ पे जो है 0.5 से ये रह गए, तो इनके मार्क्स जो हैं वो UR कैटेगरी से ज़्यादा है मार्क्स, लेकिन फिर भी ये UR में नहीं आए। लेकिन इनके साथ भी एक विसंगति ये है कि ये पहले तेलंगाना पुलिस में जब इन्होंने फिजिकल किया था तो वहाँ पर उनकी हाइट जो है वो 170.5 हो रही है। उसके डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास। अब इनको हमने बता दिया कि आप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में आप चले जाइए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एक
हाइट जो है 170, दूसरी 169। यदि यहाँ पर इनकी हाइट 170 कर दी जाती तो ये कैंडिडेट जो हैं ये सेलेक्ट हो जाते, इनको वर्दी मिल जाता। लेकिन इनको वर्दी मिलेगी, 100% इनको वर्दी मिलेगी। ये माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में ये कैंडिडेट कल ये पहुंच गए हैं एडवोकेट के पास, इन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हाइट इनकी कम हो गई हो। तो ये सारे इस तरह के पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये हमने डिस्कस किए यहाँ पे। इन पॉइंट्स के अलावा यदि आपका और भी कोई पॉइंट है जो यहाँ पर डिस्कशन से छूट गया है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस मुहिम में मैं आपके साथ हूँ और किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। यदि हम लड़ेंगे ही नहीं तो जीतने की उम्मीद करना बेईमानी है। जय हिंद। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। देखिए दोस्तों, हताश और निराश नहीं होना है। हम लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे और लड़ेंगे तो हम जीतेंगे भी, कि यकीन है बाजी जीतने का, फतह मेरी है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल बार बार करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने पिछले दिनों में हमें इतना प्यार और सम्मान दिया है कि हमारे पास पूरे दिन में इतने कॉल आते हैं कि हम सारे कॉल यदि अटेंड करेंगे तो शायद मैं खाना भी नहीं खा पाऊँ। और कॉल जो है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे देखिए सिली क्वेश्चंस आते हैं कि जो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि उसके लिए हम बड़ा परेशान हो गए हम। और हमें जो है इसमें सिर्फ ओनली व्हाट्सएप आप कीजिए। कॉलिंग जो है आप बहुत, आपका जेन्युइन पॉइंट है, आप वाकई कॉलिंग पर बात करना चाहते हैं। 50 रुपीज़ का एक नॉमिनल सा फीस हमारा कॉलिंग का है, वो आप पे करके इसी नंबर पर आप पे कर सकते हैं। और पे करके आप स्क्रीनशॉट भेजिए, हम आपसे खुद कॉल करके बात करेंगे। आपके जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मैं पे कर दूंगा तो कितनी देर बात होगी, आप 1 घंटे तक बात कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका डाउट हमसे क्लियर बन सकता है हम ज़रूर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लास्ट में एक प्रश्न चिन्ह मैं और लगा रहा हूँ, वो आप खुद से आप सोच सकते हैं कि पिछले दिनों 2000 नहीं, मतलब 12 नवंबर की एक डेट जो थी वो सोशल मीडिया में बहुत सारी चली थी। कुछ दावे किए गए, एक एसोसिएशन ने दावा किया गया, पैरामिलिट्री फलाना ये वो, कि 12 नवंबर को दिल्ली चलो जंतर मंतर। 12 नवंबर को बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं दिल्ली गए थे, हम भी गए थे। हमने यहाँ राजस्थान से एक बस का भी अरेंजमेंट किया था, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने भी उसके लिए बड़ी मेहनत की थी। हमने गार्जियन को उसमें मोटिवेट किया था कि भेजिए आप। हमारी बहनें जो हैं वो तमिलनाडु से, त्रिपुरा से भी हमारी बहनें भी आई थी, गार्जियन को साथ लेकर आई थी। गार्जियन ने भी उस समय हमें कॉल किया था कि सर हम दिल्ली आ रहे हैं, क्या होगा, वैकेंसी बढ़ेगी। वहाँ पर जंतर मंतर पर आपको जाने नहीं दिया गया। जंतर मंतर का नाम लेकर शहीद पार्क में एक सभा की गई और उसमें भी एक कुछ नहीं हुआ। 5 लोगों ने कहा कि हम राष्ट्रपति जी के पास जा रहे हैं, तो उसमें 5 लोग जब राष्ट्रपति जी के पास गए तो एक कैंडिडेट को भी क्यों नहीं लेके गए। हमने एडवोकेट से डिस्कशन किया तो हम कैंडिडेट को साथ लेके गए, उसका भी वीडियो दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। आप खुद समझदार हैं, आप वयस्क हैं, अपने विवेक से सोचिए दोस्तों। अभी जो दोबारा जंतर मंतर की बात की जा रही है वो आप सोच विचार करके निर्णय करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जंतर मंतर या हाई कोर्ट, आप खुद सोच सकते हैं। जो ऊपर डिस्कशन हुआ है कि सुनवाई कहाँ हो सकती है, किस प्रकार हो सकती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई सुझाव हैं वो भी दीजिए। हम मिल के लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। जय हिंद।